एक ऐसी दुनिया जहां वफादारी कमजोरी हो और धोखाधड़ी काबिल तारीफ। जब जासूसों और दहशतगर्दों का बेरहम माफिया पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश करता है, तो एक नौजवान जो पुलिस के लिए मतलूब, वांटेड, इंटेलिजेंस की नजर में दहशतगर्द, कौम के लिए गद्दार, जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं, जब उसे कहा गया कि मुल्क से गद्दारी करो और अपनी जान बचा लो, तो वो इनकार कर देता है। Let's find him. और उन्हीं गद्दारों और मुल्क के दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम बन जाता है। रियासत का सबसे बड़ा दुश्मन करार पाने के बावजूद वो अपनी कौम की इकलौती उम्मीद बन जाता है। अपनी आज़ादी से बढ़कर किसी मकसद के लिए लड़ने वाला, मुल्क दुश्मनों को खत्म करने के लिए जान की बाजी लगा देने वाला बाजीगर। वो एक आरास्ता कमरा था। आंखें खोलते ही मैं झपट कर उठ बैठा। मेरे हाथ पैरों में अब भी सनसनाहट हो रही थी। अचानक मेरी नजर ग्लोरिया पर पड़ी। वो भी मेरे साथ ही बेड पर पड़ी थी। चंद लम्हों तक तो मुझे कुछ याद ना आया कि मैं इस कमरे में कैसे पहुंचा। फिर अचानक मुझे सब कुछ याद आ गया। गोया उन लोगों ने हमें यहाँ लाकर कैद कर दिया था। अपने ख्याल की तस्दीक के लिए मैं बेड से उतरकर लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसका हैंडल घुमाते ही मुझे एहसास हो गया कि दरवाजा लॉक है। उन खबीसों ने हमें बेहोश करने के लिए चाय में न जाने कौन सी दवा मिलाई थी कि मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। कमरे में एक सोफा सेट भी था। मैं लड़खड़ाता हुआ सोफे पर बैठ गया और कमरे का तफसीली जायजा लेने लगा। वो कमरा बहुत शाहाना अंदाज में आरास्ता था। वॉल टू वॉल इंतहाई दबीज और कीमती कालीन था। दीवारों पर कुदरती मनाजिर की पेंटिंग्स थीं। खिड़कियों और दरवाजे पर बेशकीमत पर्दे थे। एक कोने में छोटा सा बेडरूम, फ्रिज और टीवी भी मौजूद था। कमरे में एक दरवाजा और था। मेरा अंदाजा था कि ये दरवाजा अटैच बाथरूम का होगा, क्योंकि उसके पास ही दबीज सा एक पायदान भी था। मैंने उठकर वो दरवाजा खोल दिया तो मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई। वो वाकई बाथरूम था। मैंने बाथरूम में जाकर मुंह पर पानी के छींटे मारे तो मेरी हालत कदरे संभल गई। मैं दोबारा कमरे में आकर सोफे पर बैठ गया। अचानक मेरी नजर वॉल क्लॉक पर पड़ी। वो 7 बजा रही थी। मैंने उलझकर सोचा, इस वक्त सुबह के 7 बजे हैं या रात के। मैंने उठकर खिड़की का पर्दा हटा दिया। बाहर धुंध हल्का फैला हुआ था। मुमकिन है वो सुबह का वक्त हो, क्योंकि सर्दियों में सुबह के 7 बजे भी इतना ही अंधेरा होता है। खिड़की से झांकने के बाद मुझे इल्म हुआ कि हम इस इमारत की बालाई मंजिल पर हैं। खिड़की पर मजबूत लोहे की ग्रिल लगी हुई थी, इसलिए वहां से भी फरार के इम्कानात नहीं थे। मैंने पर्दा बराबर कर दिया और एक मर्तबा फिर सोफे पर बैठ गया। रात से अब तक मैंने कुछ नहीं खाया था, इसलिए खाली पेट में ऐंठन हो रही थी। मैंने बेडरूम फ्रिज खोल कर देखा। उसमें पानी और बियर की बोतलें रखी थीं। खाने की कोई चीज नहीं थी। ग्लोरिया भी अब कसमसाने लगी थी। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी और चंद लम्हे तक लेटी हुई छत को घूरती रही। फिर वो झपट कर उठ बैठी और हैरत से चारों तरफ देखने लगी। शायद वो समझने की कोशिश कर रही थी कि इस वक्त वो कहाँ मौजूद है। इसी दौरान में उसकी नजर मुझ पर पड़ी। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो उससे पहले ही मैं तंज़िया अंदाज में बोला, अब बोलो, मेरे 5 हवास काम कर रहे हैं या छठी हिस्स भी? ग्लोरिया मुट्ठियां भींचकर खुद कलामी के अंदाज में बोली, मगर इसका मतलब क्या है? मैंने तज़हीक आमेज लहजे में कहा, इसका मतलब यह है कि अब हम तुम्हारे वडेरे की कैद में हैं। मगर परेशानी की क्या बात है? वो वडेरा तुम्हारे इशारों पर नाचता है। अब भी तुम इशारा करोगी और वो नाचना शुरू कर देगा। ग्लोरिया झुंझलाकर बोली, कामरान प्लीज खामोश हो जाओ और मुझे सोचने दो। मैंने बदस्तूर उस पे तंज करते हुए कहा, सोचो, खूब सोचो। अब हम सिवाय सोचने के और कर भी क्या सकते हैं? वो बोली, तुम्हें कैसे अंदाजा हुआ कि हम लोग कैदी हैं? मुझे उसकी बात सुनकर बेख्तियार हंसी आ गई। मैंने हंसते हुए कहा, यह बात तो एक बच्चा भी बता सकता है। आखिर उन लोगों ने चाय में बेहोशी की दवा क्यों दी हमें? अगर वाकई तुम वडेरे की मेहमान हो तो वो हमें सीधे साधे तरीके से भी यहाँ ला सकते थे। वडेरा नहीं चाहता था कि हमें उसके ठिकाने का इल्म हो। ग्लोरिया ने पूछा, अच्छा अब तुमने क्या सोचा है? मैंने कहा, मैं भला क्या सोच सकता हूँ? जो सूरत हाल तुम्हारे साथ है वही मेरे साथ भी है। परेशानियों से कोई फायदा नहीं, खामोशी से वक्त का इंतजार करो। ग्लोरिया बिफर कर बोली, मगर उसकी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि वो मुझे कैदी बनाए? मैंने कहा, जुर्रत तो अब उसकी हो ही गई है। फिर खामखा गुस्सा करके अपनी एनर्जी क्यों तबाह कर रही हो? गुस्से में तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उसने पूछा, क्या तुम दरवाजे का लॉक खोल नहीं सकते? मैंने कहा, खोल सकता हूँ, मगर इसका कोई फायदा नहीं है। हम फिलहाल यहाँ से फरार नहीं हो सकते।
इस बंगले में न जाने कितने मुसल्ला मुहाफिज होंगे। बिलफर्ज हम मुहाफिजों से बच भी गए तो यहाँ इतने खूंखार कुत्ते हैं कि वो लम्हों में हमारी तिक्का बोटी कर देंगे। ग्लोरिया ने मुझे घूरते हुए कहा, तुम क्या जानो कि यहाँ कुत्ते भी हैं? मैंने हंसकर कहा, ये जानना कौन सा मुश्किल है। खिड़की का पर्दा हटाओ और खुद देख लो। वो झपट कर खिड़की पर पहुंच गई। पर्दा हटाकर बाहर देखा, फिर मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी डॉग हाउस में आ गए हैं। मैंने हंसकर कहा, डॉग फार्म कहो, मुमकिन है वडेरा कुत्तों का कारोबार करता हो। ग्लोरिया खुद कलामी के अंदाज में बोली, वो अरबपति जमींदार है, उसे भला ये घटिया काम करने की क्या जरूरत है। सुना तो मैंने भी था कि वडेरा आला नस्ल के कुत्ते पालने का शौकीन है, मगर इतने कुत्ते? उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। अचानक कुफल में चाबी घूमने की आवाज आई तो ग्लोरिया संभल कर बैठ गई। उसके चेहरे पर बरहमी के आसार थे और वो तमकिनत से सोफे पर बैठी हुई थी। फिर कमरे का दरवाजा खुला और सूट में मलबूस एक वजीह और बावक़ार शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर ऐसा रूप था कि देखने वाला खामखा मरूब हो जाता। मुझे उसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही थी। उसके साथ साथ इंतहाई हसीन 2 लड़कियां भी कमरे में दाखिल। वो दोनों इतनी हसीन थीं कि चंद लम्हे को मैं पलकें झपकाना भूल गया। सबसे पीछे खूंखार किस्म के 2 गनमैन थे। उनके हाथों में रिपीटर गन्स थीं और उनका रुख मेरी तरफ था। ग्लोरिया ने बारूब लहजे में पूछा, ये सब क्या है मिस्टर बख्श? मैं चौंक उठा। वो वडेरा अहमद बख्श था। मेरा ख्याल था कि रिवायती जमींदारों की तरह वडेरा अहमद बख्श भी शलवार कमीज और पगड़ी में मलबूस होगा, मगर जो आदमी मेरे सामने खड़ा था उसके बिल्कुल बरक्स था। फिर मुझे याद आ गया कि मैंने अखबारात में उसकी तस्वीरें देखी थीं। वो सियासत में भी सरगर्म था। वडेरे ने बेहतरीन किस्म की इंग्लिश में कहा, मुझे अफसोस है मिस ग्लोरिया, मगर हाई कमांड से मुझे यही हुक्म मिला था कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। वो सांस लेने को रुका, फिर बोला, हाई कमान का आदमी आज रात या कल सुबह यहाँ तक पहुँच जाएगा। आपको उसके हवाले करने के बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। मैंने इस्तेहज़ाई अंदाज में पूछा, और मेरे लिए क्या हुक्म है? जनाब, मुझे कैद करने की जहमत क्यों की? वो बोला, तुमसे तो मुझे बहुत काम लेना है कामरान। मेरा लहजा बदस्तूर इस्तेहज़ाइया था। मैंने कहा, आपने तो बहुत देर कर दी साईं। अब तो मुझे ग्लोरिया के इश्क ने निकम्मा कर दिया है, वरना हम भी आदमी थे काम के। अहमद बख्श एकदम आपे से बाहर हो गया। बोला, ज्यादा भौंकने की कोशिश मत करो, ज्यादा बकवास करेगा तो अभी तुझे अपने कुत्तों के आगे फिकवा दूंगा। तेरी जिंदगी तो यूं भी मेरे पास गिरवी है, जब चाहूं तुझे कानून के हवाले कर दूं। तू कानून की नजरों में दहशतगर्द है, और न सिर्फ पुलिस बल्कि मुल्क की कई खुफिया एजेंसियां तुझे तलाश कर रही हैं। मैंने कहा, तुम ये क्यों भूलते हो कि मुझे फरार कराने में तुम्हारा भी हाथ है? तुम भी मेरे इस जुर्म में बराबर के शरीक हो। अहमद बख्श बेख्तियार मुस्कुराने लगा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे मैंने कोई बहुत ही अहमकाना बात कह दी हो। फिर वो हंसते हंसते संजीदा होकर बोला, तू मेरा नाम लेगा? मेरा? रईस अहमद बख्श का? कौन यकीन करेगा तेरी बात का? मैंने सोचा कि वो ठीक ही कह रहा है। भला वडेरे अहमद बख्श के मुकाबले में एक बदनामे जमाना दहशतगर्द की बात का कौन यकीन करेगा? मुझे खामोश देखकर वडेरा तंजिया लहजे में बोला, बस निकल गई तेरे गुब्बारे से हवा। मेरे कहने पर चलेगा तो फायदे में रहेगा। मैंने भी फिलहाल उसे छेड़ना मुनासिब न समझा। उससे कुछ भी बैद नहीं था कि वो मुश्तिल होकर वाकई मुझे कुत्तों के सामने फिकवा दे। ग्लोरिया सख्त लहजे में बोली, मिस्टर अहमद बख्श, तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। ये मेरी और हाई कमांड की लड़ाई है। तुम दरमियान में न बोलो तो बेहतर है। तुम्हारे हक में यही मुनासिब होगा कि तुम हम लोगों को यहाँ से जाने दो। आज नहीं तो कल हाई कमांड से मेरी सुलह हो जाएगी, फिर तुम्हारी क्या पोजीशन होगी? वडेरा गहरी सोच में डूब गया। वो अभी तक खड़ा हुआ था। दोनों लड़कियां उसके दाएं बाएं पत्थरों के बुतों की तरह इस्तादा थीं। उनमें से एक लड़की बहुत गौर से मुझे देख रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने जल्दी से निगाहें चुरा ली, गोया उसकी चोरी पकड़ी गई हो। वैसे अब तक मेरी समझ में नहीं आया था कि उन दोनों लड़कियों की यहाँ मौजूदगी का जवाब क्या था। चंद लम्हे गौर करने के बाद अहमद बख्श ने कहा, नहीं ग्लोरिया, मैं अब तुम्हें आज़ाद नहीं कर सकता। आज रात किसी भी वक्त हाई कमांड का नुमाइंदा यहाँ पहुँचने वाला है। मैं हाई कमांड को इत्तला दे चुका हूँ कि ग्लोरिया मेरे कब्जे में है। अब तुम उन लोगों को न मिली तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? अहमद बख्श का लहजा फैसला कुन था। ग्लोरिया ने पूछा, और वो नुमाइंदा कौन होगा? वडेरे ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि वहां से किसे भेजा जा रहा है। ग्लोरिया बोली, चलो अब लगे हाथों ये भी बता दो कि कामरान से तुम क्या काम लेना चाहते हो। अहमद बख्श ने इत्मीनान से कहा, मैं एक आदमी को कत्ल करवाना चाहता हूँ। ये काम अपने आदमियों से भी ले सकता था, मगर फिलहाल मैं कोई स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर मेरा कोई आदमी हलाक या गिरफ्तार हो गया तो पुलिस की गाड़ियां फौरन मेरे घर पहुंच जाएंगी।
मैंने कहा, अभी तो आप कह रहे थे कि पुलिस और कानून सब मेरी मुट्ठी में है, और अब ये। अहमद बख्श ने मेरी बात काट दी, बोला, कत्ल होने वाली शख्सियत कोई मामूली नहीं है। मैंने फिर तंज करते हुए कहा, तो क्या अमेरिका के सदर को कत्ल कराने का इरादा है? अहमद बख्श ने बहुत इत्मीनान से कहा, अमेरिका के सदर को नहीं, बल्कि मैं वजीर आजम पाकिस्तान को कत्ल कराना चाहता हूँ। मैं उछल कर खड़ा हो गया। मैंने कहा, तुम क्या समझते हो? वजीर आजम पाकिस्तान को कत्ल करना कोई बच्चों का खेल है। मैं ये काम नहीं कर सकूंगा। अहमद बख्श ने तमकीनत से कहा, मैं तुम्हें शाम तक सोचने की मोहलत देता हूँ, उसके बाद मैं पुलिस को फोन कर दूंगा कि मफरूर दहशतगर्द कामरान मेरे कब्जे में है। बाकी काम पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे खुद ही संभाल लेंगे। फांसी का फंदा तो यूं भी तुम्हारा मुकद्दर है, फिर कुछ करके क्यों ना मरा जाए। मैंने कहा, ठीक है, मैं इस बात पर गौर करूंगा। अहमद बख्श खुश दिली से हंसा, बोला, ओके, मैं अब तुम लोगों के लिए नाश्ता भिजवाता हूँ, तुम्हें भूख लग रही होगी, बाकी बातें बाद में होंगी। मैंने उसे मजीद मुश्तिल नहीं किया, क्योंकि वाकई भूख के मारे मेरा दम निकला जा रहा था। खा पी कर मैं यकसुई से इस पे गौर करना चाहता था कि अब हमें क्या करना चाहिए। वो जाने लगा तो मैंने बेख्तियार पूछ लिया, इन दोनों फितनों का तारुफ तो करवाते जाओ। अहमद बख्श फखरी अंदाज में मुस्कुराया, बोला, ये दोनों मेरी पर्सनल असिस्टेंट हैं। उस वक्त मेरी नज़र फिर उस लड़की पर पड़ी जो मुसलसल मुझे घूर रही थी। वो उस वक्त भी मुझे पुरशौक नज़रों से देख रही थी। मुझसे नजरें मिलते ही उसने जल्दी से नजरें झुका लीं। दोनों गार्ड्स भी रोबोट्स की तरह चलते हुए अहमद बख्श के पीछे बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद दरवाजा एक मर्तबा फिर लॉक हो गया। मैंने ग्लोरिया की तरफ देखा, वो हमारे गुस्से के पेचोताप खा रही थी। मैंने उसे छेड़ना मुनासिब न समझा। थोड़ी देर के बाद वही लड़की खाने की ट्रॉली लिए कमरे में दाखिल हुई जो मेरी तरफ देखती रही थी। 2 गनमैन उसके पीछे खड़े थे। वो खाने की ट्रॉली हमारे नजदीक छोड़कर जाने लगी तो मैंने शोख लहजे में कहा, ए खामोश हसीना, अपना नाम बताती जा कि फजा का ये जमूद टूटे, कि फजा तेरे नाम की खुशबू से महक उठे। कि वो मेरी बात का जवाब दिए बगैर तेजी से निकल गई। ट्रॉली में नाश्ता क्या खाना भरा हुआ था। अंडे, मक्खन, स्लाइस, रोस्ट चिकन, फ्राई कीमा और तरतराते हुए गर्म पराठे। वो चीजें देखकर मेरी इश्तिहा बढ़ गई और मैंने आओ देखा न ताओ ट्रॉली अपनी तरफ खिसका कर खाने पर टूट पड़ा। ग्लोरिया भी मेरा साथ दे रही थी। हम दोनों ने खूब डट कर खाना खाया। खाने से फारिग होने के बाद ग्लोरिया आसूदा लहजे में बोली, बस अब गर्मा गर्म चाय भी मिल जाए तो क्या बात है। मैंने हंसकर कहा, ट्रॉली के निचले खाने में चाय भी मौजूद है। मैंने चायदानी पे ढकी टी कोजी हटा दी। ग्लोरिया किसी गहरी सोच में गर्क थी। वो चाय भी बेदिली से पी रही थी। फिर वो खुद कलामी के अंदाज में बोली, कामरान, हमें हर सूरत में आज यहाँ से निकलना है, बाय हुक और क्रुक। मैंने कहा, चाहता तो मैं भी यही हूँ, मगर यहाँ से निकलना नामुमकिन है। मैंने उसे इशारे से खामोश रहने को कहा। वडेरा अहमद बख्श बुरा आदमी नहीं है। मैं ये कहता हुआ बेड की साइड टेबल के पास पहुंच गया। वहां मैंने एक बॉल पॉइंट और राइटिंग पैड देखा। मैंने पैड पे लिखते हुए अपनी गुफ्तगू जारी रखी। कहा, अगर वडेरा हमसे कोई काम लेना चाहता है तो उसका काम करने में हर्ज ही क्या है। इस दौरान मैंने पैड पर लिखा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये कमरा बग्ड है, इसलिए गुफ्तगू में मोहतात रहो। मैंने पैड ग्लोरिया की तरफ बढ़ाया और बुलंद आवाज में कहा, जहां तक तुम्हारा मसला है तो वो भी इतना परेशान कुन नहीं है। हाई कमांड से आने वाले शख्स के सामने तुम अपनी सफाई पेश कर सकती हो। वो बोली, बात सफाई पेश करने की नहीं बल्कि उसूली नौयत के इख्तिलाफ की है। आने वाला मुझसे मुत्तफिक न हुआ तो लामहला मुझे हाई कमांड के सामने झुकना पड़ेगा। मैंने आंख मारते हुए कहा, मैं भी यही चाहता हूँ। यहाँ से बाहर निकलना तो नामुमकिन है। वडेरे के मुहाफिज भी मुस्तैद और चाकू चौबंद हैं। फिर सबसे बढ़कर उसके खूंखार कुत्ते हैं जो आनन फानन तिक्का बोटी कर दें। लिहाजा यहाँ से निकलने का ख्याल जहन से निकाल दो। फिर हम देर तक अहमद बख्श को सुनाने के लिए इस किस्म की गुफ्तगू करते रहे। अचानक दरवाजा खुला और वही मुलाजिमा अखबारात और मुख्तलिफ रसाइल लिए हुए कमरे में दाखिल हुई जो उससे पहले हमारे लिए चाय लाई थी। इस दफा भी उसके पीछे पीछे वही रोबोट किस्म का गार्ड मौजूद था। मैंने उसे मुखातिब किया, ऐ खूबसूरत लड़की, तूने अभी तक अपना नाम नहीं बताया, शायद हम तुझे पसंद नहीं आए। लड़की का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। गार्ड की तरफ उसकी पुश्त थी। उसने अखबारात और मैगजीन मेरे हवाले करते हुए बहुत सफाई से तह किया हुआ एक कागज मेरे हवाले कर दिया और बगैर कुछ कहे मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। उसकी यह हरकत ग्लोरिया की तेज नजरों से छुपी न रह सकी। दरवाजा बंद होने के बाद वो शोख लहजे में बोली, ओहो, अब ये होगा, दिखाओ मुझे। मैंने जल्दी से होंठों पे उंगली रख के उसे खामोश रहने का इशारा किया। वो शायद भूल गई थी कि आपस में हमें जोर से नहीं बोलना चाहिए। मैंने जल्दी से वो तह किया हुआ कागज खोल लिया। उसमें लिखा था, कामरान साहब,
आप मुझसे बात करने की कोशिश न किया करें। इस बंगले के कई कमरे बग्ड हैं। आपकी पूरी गुफ्तगू वडेरा और उसका खास आदमी जॉनी सुनता रहता है। आप मेरा नाम पूछ रहे थे। मेरा नाम रूबी है और 4 बरस पहले वडेरे के आदमियों ने मुझे अगवा किया था। मैं खुद भी इस कैद से निकलना चाहती हूँ, मगर अकेली नहीं निकल सकती। मेरे पास ऐसी एक चीज़ है कि कुत्ते आपके नज़दीक भी नहीं आएंगे। वो चीज़ मुझे वडेरे के एक नौकर ने ला कर दी थी। एक तरह से वो भी कैदी था। फिर न जाने कैसे वडेरे को उसके बागियाना ख्यालात की भनक मिल गई तो उसे कुत्तों के आगे डाल दिया गया। हर महीने यहाँ यही कुछ होता है। वडेरे के कुत्ते आदमखोर हो चुके हैं। उनके मुंह को इंसानी खून लग गया है। आपको ये सब बातें बताकर मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगा रही हूँ, मगर मैं ऐसी जिंदगी से भी तंग आ चुकी हूँ। न जाने क्यों मेरा दिल ये कह रहा है कि आप पर भरोसा कर लूँ। आप मुझे भी यहाँ से निकालने का वादा करें तो मैं वो चीज़ आपको दे सकती हूँ जो आपको कुत्तों से महफूज रखेगी। इंसानों से निपटना आपका काम है। जॉनी समेत इस बंगले में 6 मुहाफिज हैं। मौका मिला तो किसी भी वक्त आपको इस बंगले का नक्शा भी बना कर दूंगी। फकत रूबी। ग्लोरिया बुरी तरह बेचैन हो रही थी कि खत में आखिर लिखा क्या है। रूबी का खत पढ़ने के बाद उसके चेहरे से दबा दबा जोश जाहिर होने लगा। उसने जल्दी से पैड पर लिखा, इस लड़की से कह दो कि हम इसे साथ लेकर निकलने को तैयार हैं। मैंने राइटिंग पैड का एक वर्क फाड़ कर उस पर लिखा कि हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, अब निकलने की तैयारी करो। रूबी लंच लेकर आई तो मैंने अपना जवाब उसे थमा दिया। शाम की चाय पर उसने मुझे एक बंडल दिया। उसमें एक पर्चा भी था। हैरत तो मुझे ये थी कि उसने वो बंडल गार्ड की मौजूदगी में मेरे हवाले किया था और वो खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। फिर वो दोनों वापस चले गए। मैंने ग्लोरिया से चाय बनाने को कहा और खुद रूबी का दिया हुआ खत खोल लिया। उसने लिखा था कि इस बंडल में बर्फानी चीते की चर्बी है। इसे जिस्म पर मल लेंगे तो कुत्ते नजदीक नहीं आएंगे, क्योंकि कुत्ते बर्फानी चीते की बू से खौफजदा हो जाते हैं। यहाँ मेरे एतमाद का एक आदमी और है, उसका नाम दीनू है। मैं रात में किसी भी वक्त उसके साथ आऊंगी। आप और ग्लोरिया तैयार रहें रवानगी के लिए। खत पढ़कर ग्लोरिया बहुत खुश हो गई, मगर उसकी खुशी आरजी साबित हुई। थोड़ी ही देर के बाद अहमद बख्श अपने 2 गार्ड्स और उन्हीं दोनों हसीन लड़कियों के साथ वहां आ गया। उसने ग्लोरिया को चलने का इशारा किया। मैंने भी उसके साथ जाना चाहा तो उसने मुझे रोक दिया और ग्लोरिया को लेकर चला गया। मैं बेताबी से रात गहरी होने का इंतजार करने लगा।